हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अंकित शर्मा आपको एडो विथ होप के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जनरली अगर हम बात करें तो क्लास 10th का एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जनरली हम जानेंगे पूरे चैप्टर को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और इस तरह से आपके अभी 3 महीने, अभी से आज के डेट से 3 महीने का टाइम है, तो बहुत ज्यादा ये टाइम है आपके लिए। ठीक है, तो एक एक करके सारा लेक्चर मैं करवाऊंगा, तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहें। और देखिए, इस बैच को मैंने प्रथम नाम दिया है, इसके अनुसार हम सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक है, नाम ही प्रथम है तो आप भी प्रथम आइए, बहुत अच्छी बात है इसमें। ठीक है, तो हमारा देखिए, सबसे पहले सारे को मैंने रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने से एक चीज होती है कि आपको टाइम टेकन किसी भी चीज को समझाने में मुझे कम लगेगा और कम समय में ज्यादा सिलेबस हम पढ़ेंगे, आपको लेक्चर बोर नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का जो चैप्टर है सबसे पहले फिजिकल चेंज से स्टार्ट होती है। तो ये फिजिकल चेंज क्या होती है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज क्या है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऐसा चेंज जिसमें आपको उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा लेकिन नया सबस्टांस आपको फॉर्म होता हुआ नहीं दिखेगा। जैसे अगर हम बात करेंगे कि आइस आइस आपको जो होता है, बात हो रही है वहां यहाँ पे वाटर की, ठीक है, पानी की। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकली वो चेंज नहीं किया, वो फिजिकली चेंज हुआ। वो क्या था, सॉलिड था। सॉलिड में जब हम इसको हीट किए, आइस को जब हीट करेंगे तो ये वाटर में चेंज होगा। ठीक है, वाटर में चेंज कहने का मतलब ये अब लिक्विड होगा। और जब वापस से इसको हीट करेंगे तो ये गैसेस में चेंज होगा, जिसमें हम लोग गैस बनेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवोपरेट करने के बाद ये आपका गैसेस फॉर्म में आया। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप क्या हो रहा है, सिर्फ स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड लिक्विड इनटू गैस। ठीक है, वाटर ही है, तीनों जगह वाटर ही है। अगेन जब आपको देखिए, आपको फिजिकल चेंज जो होता है वो आपको रिवर्सेबल चेंज होता है। रिवर्सेबल चेंज कहने का मतलब कि वापस से जब इससे आप क्या करिएगा, इसको कूल करिएगा तो यहां आपको वाटर मिलेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है खाना, जब आप लोगों के घर में बनता होगा तो जिस बर्तन से, जिस यूटेंसिल से खाने को ढका जाता है, उसको सर्टेन टाइम्स के बाद उठा के देखिएगा तो उसके पीछे पानी का ड्रॉपलेट्स बना रहता है। तो भाप उस आपके बर्तन पे जाके बैठ जाता है, वो वापस आपके ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ठंडा होने के बाद मिलता है। तो वाटर ही मिला, ये भी वाटर और ये भी आपका आइस भी पिघल के वाटर। अब वाटर को और थोड़ा सा कूलिंग करेंगे तो आइस बन जाता है, जैसे फ्रीजर में रख के। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। थोड़ा तेजी से करेंगे तब ज्यादा से ज्यादा सिलेबस हमारा कवर अप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केमिकल चेंज आता है। केमिकल चेंज कहने का मतलब ऐसा चेंज जिसमें आपको चेंजेस तो होंगे लेकिन न्यू सबस्टांस आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। मतलब इसमें पुराना आपका वो सबस्टांस नहीं होगा जिसको आप इसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे पेपर हो गया, पेपर को हम बर्न किए, तो पेपर को जब हम बर्न करेंगे तो वापस से हमें पेपर नहीं मिला, हमें क्या मिला, एश। ठीक है, मतलब उसका जला हुआ टुकड़ा हमें मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए मेकिंग ऑफ कर्ड, दही को जमाना। तो जब दही को कब हम जमाते हैं, जब मिल्क को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो मिल्क जो होता है उसका अगर आप टेस्ट देखें, मिल्क का टेस्ट अगर हम बात करें तो मिल्क आपको मीठा होता है, स्वीट होता है। और जैसे ही आप कर्ड की बात करते हैं तो वो आपका उसका नेचर चेंज होता है, सावर इन टेस्ट हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज का असर होता है। मतलब इस चेंज में जनरली क्या होता है कि आपका पहले वाला जो सबस्टांस था वो अब आपको अलग मिलेगा। ठीक है, दूसरे बार में आपको रिएक्शन के बाद आपको सबस्टांस चेंज कर जाएगा, न्यू सबस्टांस आपको फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो ये केमिकल और फिजिकल चेंज में होता है। अब देखिए, ये केमिकल रिएक्शन इस केमिकल चेंज से रिलेट करता है। ये जो केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें भी केमिकल चेंज इन्वॉल्व है, ठीक है, और उस पूरे प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन में ही पढ़ते हैं। तो इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, हम इस रिएक्शन के थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, तो हम क्या पढ़ेंगे कि जनरली आपका जो केमिकल चेंज होता है वो आपका एक तरह का केमिकल, उसी को हम आगे इलैबोरेट करके केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होगा। तो द प्रोसेस इन्वॉल्विंग अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैंने लिखा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो भी चीजें केमिकल चेंज में आएंगी, केमिकल रिएक्शन करवाने में भी जो चीजें यूज होती है, जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोजन है और वाटर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों को हम आपस में रिएक्ट करेंगे। देखिए दोनों गैसियस स्टेट में है,
इनके देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज तहाक चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आपके केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे, केमिकल देखिएगा तो स्टेट भी इनका आपको चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो देखिए ये गैस है, ये गैस है, वापस में ये रिएक्ट किया तो ये बना है वाटर, और जो कि क्या है, लिक्विड इन स्टेट होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जनरली क्या होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन, ये जो आपके रिएक्शन करवा रहे, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन के बाद जो चीजें हमें मिली, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन reaction is known as reactant and the new substances form is known as प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट था। अब देखिए जब भी रिएक्शन होगा तो इसकी कुछ विशेषता होगी, कैरेक्टरिस्टिक होगा कि रिएक्शन होगा तो कुछ आपको दिख रहे हैं, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। ऐसा नहीं है कि यही 4 मेथड होते हैं, और भी बहुत सारे हमें पढ़ने, लेकिन फिलहाल हम इतना अभी देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले देखेंगे चेंज इन स्टेट, ठीक है। स्टेट में कैसा चेंज होता है, तो देखिए मैंने एक इक्वेशन आपको पहले लिख रखा है कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों अगर आप बात कर रहे हैं तो गैसियस स्टेट में, और ये दोनों रिएक्ट करने के बाद आपको क्या बना रहा है, वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन किस टाइप का रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन सबसे पहली बात हो गई, और इसमें आपका स्टेट चेंज होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब आइए दूसरा, चेंज इन कलर। जब भी मान लीजिए रिएक्शन होगी, ठीक है, तो कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे, सारे रिएक्शन की हम बात नहीं करेंगे, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिसमें आपको कलर चेंज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि आपको लीड, एक मिनट मिटा लेते हैं इसको। तो देखिए हम चेंज इन स्टेट का काम कर चुके हैं, चेंज इन कलर की बात करते हैं। तो यहां एग्जांपल एक Pb3O4, जिसको हम रेड ऑक्साइड बोलते हैं, रेड लीड ऑक्साइड होता है, ये लीड ऑक्साइड होता है, ठीक है। जनरली जो इसका कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। इसको जब हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये PbO+O2 बनेगा, ठीक है। मतलब यहां से ऑक्सीजन आपको निकलता दिखेगा, और इसका जो कलर हो जाएगा, ये कैसा कलर हो जाएगा, येलो कलर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप क्या करिएगा, रेड लीड ऑक्साइड को जब भी आप हीट करिएगा तो ये आपको येलो कलर में लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बना, ये लीड ऑक्साइड था, ये आपका लीड मोनोऑक्साइड बनेगा, एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे मोनो आपको हो जाएगा, ठीक है। जनरली अगर हम बात करें तो इसका स्टेट भी सॉलिड होता है, इसका स्टेट भी सॉलिड होता है, और ऑक्सीजन हमें गैसियस फॉर्म में आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ गैस देखिए इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का आपको इवोल्यूशन ऑफ गैस का भी एग्जांपल हो गया, ठीक है। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल आपको देके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, येलो से कलर क्या, रेड से क्या हो गया, येलो कलर आपका चेंज हुआ, ठीक है। तो आपको कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कलर चेंज होते हैं। उसके बाद देखिए एक छोटा सा और है, रेड का एवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। इसमें एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस का एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखिए यहां पे मान लीजिए ZnSO4 है, जिसको हम एक एसिड ले लेते हैं, एसिड की अगर बात करें तो H2SO4, ठीक है। और एक हम आप मान लीजिए Zn ले लेते हैं, ठीक है, जिसको हम जिंक बोलते हैं। आप और भी बहुत सारे मेटल हैं जिसको आप ले सकते हैं। तो जब भी मेटल, किसी भी मेटल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है मेटेलिक सॉल्ट, दैट मीन्स ZnSO4, और साथ में हाइड्रोजन है गैस आपका क्या करेगा, लिबरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जिंक बोलते हैं। ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट, जिंक सल्फेट, ठीक है, और आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो हमने 3 चीजें करा, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। एक और है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कहने का क्या मतलब, आप जब भी इसमें, चेंज इन टेम्परेचर कहने का मतलब कि जब भी आप इसको मान लीजिए कि रिएक्ट करवाइएगा, जैसे आप पढ़े होंगे CuCO3 का, ठीक है, या आप पढ़े होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से मिलाने का। चूना का एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप जब कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है, वाटर के साथ डिसॉल्व करते हैं, मतलब चूना को जब पानी में आप मिलाते हैं
तो जो बीकर होता है जिसमें आप मिला रहे हैं वो बीकर धीरे धीरे क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। तो वो हीट होने का कारण क्या है कि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करवाता है, जिसकी वजह से ये आपका हीट होता है। और हीट हो रहा है मतलब आपका उसकी टेम्परेचर क्या हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, तो ये सब जनरली रिएक्शन थे जिसकी वजह से आपको क्या होते हैं, रिएक्शंस में जब भी करवाते तो चार तरह की चीजें हमने पढ़े जिसमें अलग अलग चीज का आपको देखा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होती है। एक होता है इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देता हूं, जहां पे आपको हीट इवॉल्व होता हुआ दिख रहा है, मतलब हीट बाहर निकल रहा है, उस टाइप के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं बताते चलता हूं। जहां पे हीट बाहर निकलता हुआ दिख रहा है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और जहां पे हमें हीट देनी पड़ जाए वो हमारा एंडोथर्मिक होगा। जैसे देखिए एक एग्जांपल है CuCO3 का, जब इसको आप हीट दीजिएगा तो ये टूटेगा CuO प्लस CO2 में। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे हीट देने की वजह से इसका क्या हो रहा है, टूटना काम हो रहा है। ठीक है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट हमें देना पड़ रहा है, तो इसको हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से इसको हम जानेंगे। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन हो गया ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। अब जो हमें पढ़ना है वो केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसमें बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन के बारे में हमें पढ़ना है। मैं बैलेंस इक्वेशन का अलग से एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें क्वेश्चन के साथ हम लोग 10-12 बैलेंसिंग करेंगे और उसको देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम अभी इसको रिवीजन करवा रहे हैं तो काफी तेजी से मैं करवाता हूं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन जो लिखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बहुत सारे रिएक्शन को अगर हम लिखें, जैसे मान लीजिए बोले कि सोडियम रिएक्ट विथ, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा जाए सोडियम रिएक्ट विथ, अगर आपको बोला जाए सोडियम रिएक्ट विथ एनी एसिड, ठीक है, या आपको कोई भी हाँ एसिड दे देते हैं, अगर सोडियम आपका रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो क्या बनाएगा, आपका एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, आपका एक सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, जो भी मेटेलिक सॉल्ट बनेगा, और प्लस आपको कुछ गैसेस रिलीज होंगे, हाइड्रोजन गैस आपका लिबरेट करेगा। तो ये चीजों को अगर वर्ड में लिखा रहा है तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमें कम करना है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल। ठीक है, हम सिंबल लिखते हैं, जैसे अगर एलिमेंट का नाम ना लिख के इसके जगह पे हम इनका सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे Na हो गया। ठीक है, फिर अगर एसिड हो गया तो हम मान लीजिए एक एसिड ले लिए जिसका नाम H2SO4, या मान लीजिए ये लिखा होता सल्फ्यूरिक एसिड तो इसका नाम H2SO4, तो हमें उतना बड़ा चीज नहीं लिखना पड़ा। साथ में ही हम इसका आपको इस तरीके से आपको इनके स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इतना चीज केमिकल इक्वेशन वही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनके सिंबल्स की मदद से इनका, मान लीजिए जैसे हीट रिलीज हो रहा है तो हमें लिखना पड़ता है हीट इवॉल्व्ड। ठीक है, अगर हम ऐसे कहीं पे अगर एरो बना देंगे तो इसका मतलब ही होता है कि हीट आपका रिएक्शन से बाहर जा रहा है। अगर हीट हमें देना है किसी रिएक्शन में, मान लीजिए CaCO3 है, इसको हीट देना है तो हम ऐसे सिंबल बना देते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये हीट ले रहा है तभी रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के सिंबल की मदद से हम इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके का होता है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन होता है और अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है। अब ये थोड़ा सा समझिएगा बैलेंस क्या होता है। बैलेंस कहने का मतलब कि जो रिएक्टेंट साइड जितने आपके एटम थे किसी भी एलिमेंट के, वो प्रोडक्ट साइड भी उतने ही होंगे, क्योंकि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब आप इंटरनली पढ़ रहे, वो एटम इधर उधर तो निकल के भागेगा नहीं रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें, यहाँ पे हाइड्रोजन लिए थे और एक ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। एक छोटा सा बैलेंस करके मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो इधर हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 है, इधर भी हाइड्रोजन का 2 एटम है, ये पहले से बैलेंस है। ऑक्सीजन सिंगल, इधर 2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 आपको ऑक्सीजन करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई किए इस रिएक्शन को, और जब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। अनबैलेंस इक्वेशन कहने का मतलब कि वैसा इक्वेशन जो जनरली जो आप स्टार्टिंग में जो आप लिखते हैं रिएक्शन, तो जो रिएक्शन आप लिखते हैं उस समय वो अनबैलेंस होते हैं, बाद में हम उसे इसी तरीके के मेथड से हम बैलेंस करते हैं। बहुत सारा मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है आपको, फिर 2-3 और मेथड है, उससे आप इसको अलग अलग तरीके से
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। मान लीजिए कि आयरन है, उसको वाटर के साथ हमने रिएक्ट करवाया। ठीक है, तो आयरन को हमने क्या किया है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो यहां बनेगा Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अब यहां पे भी आपको इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ Fe3 है, तो यहाँ पे भी 3 करेंगे। जनरली अगर हम बात करें रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल को करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल में भी आपको गैसेस सबसे लास्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल 3 Fe था, यहाँ भी 3 Fe मैंने लगा दिया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 करना पड़ा। तो जब ऑक्सीजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन आपके 8 हो गए, यहाँ पे भी 4 आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आपके हाइड्रोजन बैलेंस होंगे। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बैलेंसिंग हमने पढ़ ली है। अनबैलेंस इक्वेशन मैंने बता चुका है कि जो रिएक्शन आप स्टार्टिंग में लिखते हैं वो आपका जनरली अनबैलेंस ही बनता है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे COCO3 की, तो ये क्या बनता है, हीट देने के बाद CO प्लस CO2। ठीक है, मैंने रिएक्शन भी ऐसे लिया जो पहले से बैलेंस है। ठीक है, तो आप अगर कोई रिएक्शन पता हो तो आप ऐसा करके बता सकते हैं, या मान लीजिए हम ऐसा लेते हैं ZnSO4 है, 1 मिनट, आपका मान लीजिए Mg है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिए, क्या बना MgO। ठीक है, यहाँ सिंगल Mg, यहाँ भी सिंगल Mg, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे Mg में भी 2 लगाना पड़ेगा। ये काफी इजी मैं अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम जो करेंगे बैलेंसिंग वो सबसे अच्छी बैलेंसिंग होगी आपके लिए, और आप प्रैक्टिस करने के बाद कहिएगा कि हाँ बैलेंसिंग हमने बनाई है और बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो लाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग क्लियर है। अब देखिए आपको एक होता है, हमने रिएक्शंस पढ़े थे। ठीक है, रिएक्शन एक केमिकल चेंज का एक पार्ट था, एक प्रोसेस था, जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन अब अलग अलग पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। इसमें हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो अभी तक हमने बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा क्या था। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन अलग अलग टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन, कंबाइन। ठीक है, कॉम्बिनेशन को अगर आप तोड़िए तो कंबाइन वर्ड से बना है, तो ये कंबाइन करता है। कंबाइन किसको करेगा? ठीक है, तो कंबाइन की जब भी बात आती है तो 2 चीजों को जोड़ने की बात होती है या उससे अधिक चीजों को जोड़ने की बात होती है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट, जिसको सबस्टांस हम बोलते हैं। ठीक है, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट रिएक्ट विथ ईच अदर, मतलब इसमें 2 आपके अलग अलग सबस्टांस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। ठीक है, और रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका C कार्बन है और ये ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्ट किए और क्या बनाए? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जांपल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसमें आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 अलग अलग प्रोडक्ट है, 2 अलग अलग रिएक्टेंट है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट किया और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली यही होगा, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट आपको बनाएंगे। अब देखिए ये आपका, ये मत समझिए सिर्फ एलिमेंट एलिमेंट में ही होगा। ठीक है, एलिमेंट एलिमेंट, कंपाउंड कंपाउंड, कंपाउंड एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड, ये अलग अलग तरीके से कई बार हो सकता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली अगर हम बस याद रखें कि 2 आपके रिएक्टेंट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट हमारा क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, इसमें एक आपका सिंगल सबस्टांस रहेगा। जैसे आप पढ़े होंगे कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल आपका कंपाउंड है।
ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका ये जो CO3 दिख रहा है ये आपका डिकम्पोज, आप इसको बायो से थोड़ा रिलेट करिए तो जनरली डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज कहने का मतलब आपका ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टांसेस। तो एक सिंगल रिएक्टेंट आपका क्या होगा, ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके कुछ अलग अलग आपको चीजें प्रोडक्ट फॉर्म होगी। तो जैसे CaCO3 है, इसको जब हम हीट देते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2, ये चीजें बनाती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो जनरली हम बात कर रहे थे कि जब भी आप डिकम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है कि एक सिंगल रिएक्टेंट या एक सिंगल सबस्टांस आपका ब्रेक डाउन होगा इनटू सिंपलर सबस्टांसेस, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली यही चीजें होंगी। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये 3 तरह का होता है, अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए हीट के प्रेजेंस में कुछ होगा, ठीक है, कुछ रिएक्शन को हम हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करवाएंगे, कुछ को हम फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, और कुछ को हम इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, और कुछ को हम इलेक्ट्रोलाइसिस से। 3 तरीके से हम ब्रेक डाउन करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हीट वाला एग्जांपल हमने यहां पढ़ लिया, CaCO3 को हीट किया, CaO प्लस CO2 बना। आपका होमवर्क रहेगा कि एक अलग से अपने से एक आपको एग्जांपल उसका लिखना है। ठीक है, या चलिए मैं फिर से एक और लिख देता हूं। जैसे देखिए यहां पे मैं लिख रहा हूं FeSO4 है, फेरस सल्फेट, इसको हीट करेंगे तो बनेगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बोथ द गैसेस आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, SO2 एंड SO3 ज्यादा हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है, FeSO4 को जब हीट करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन करके क्या बनेगा, Fe2O3, और ये SO2, ये आपका सॉलिड रहेगा, ये गैस रहेगा, और ये भी आपका गैस रहेगा, और ये आपका सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं इजिली अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हुआ। जब हम हीट देंगे, जो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट देने की वजह से आपका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच व्हेन हीट इज गिवन, तो आपका प्रोडक्ट आपका टूटेगा, टूट के अलग अलग चीज आपका बनेगा। ठीक है, तो इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, ऐसे रिएक्शन जिसमें आपके हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो। ठीक है, तो इस टाइप के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। ठीक है, फिर आपका आइए थोड़ा सा अगर हम बात करें तो एक आपका फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में। तो देखिए सनलाइट के प्रेजेंस में आपका एक सिल्वर क्लोराइड हो गया, इसको जब हम आपका सनलाइट यहाँ पे देंगे तो ये टूटेगा और टूट के बनाएगा Ag प्लस Cl2। इस चीज को ध्यान रखना कि ये जो होता है ये ब्लैक फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, AgBr को, AgCl2 को और AgBr को। ठीक है, सॉरी AgCl2 मैंने लिख दिया, AgCl होगा। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। AgCl और आपका AgBr दोनों आपका सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है और आपका ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में जनरली यूज किया जाता है। तो ये आपका सनलाइट की वजह से हुआ, तो इसको फोटोलाइटिक बोलेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस कहने का क्या मतलब कि आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगा। जैसे वाटर है, ये आपका टूटेगा इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और टूट के मिलेगा आपको H+ और OH-, अलग अलग आयंस मिलेंगे। ठीक है, या फिर आपने एक पढ़ा होगा NaCl का एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है Na+ और Cl-, अलग अलग टूट के मिलता है ना, तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जांपल हुए। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे किसी चीज को डिस्प्लेस करने की बात हो रही है। ठीक है, किसी चीज को डिस्प्लेस करने की बात हो रही है। तो जब भी हम डिस्प्लेस करते हैं, या जैसे मान लीजिए आप सब्स्टिट्यूएंट पढ़े होंगे कि आप देखते होंगे खेल जब होता है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, प्लेयर्स को बदला जाता है, उसकी जगह दूसरा सब्स्टिट्यूट रखा जाता है, तो डिस्प्लेस एक तरह से वो भी किया जाता है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे डिस्प्लेस, तो एक मेटल से
हम दूसरे कंपाउंड के मेटल को क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्प्लेस करेंगे, और इस चीज को डिस्प्लेस होने के लिए एक रूल है। रूल क्या कहता है कि हमेशा हायर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए ऊपर का दो रिएक्शन हमारा हो गया, कॉम्बिनेशन कंबाइन करने का, दो रिएक्शन को कंबाइन करिए। डिकम्पोजिशन डिकम्पोज करना, ब्रेक डाउन होगा। थर्मल इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइटिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको अब हमें देखना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा कि इसमें डिस्प्लेस होगा। क्या डिस्प्लेस होगा, तो जनरली क्या होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोडियम है, ठीक है, और ये ZnSO4 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक, ये कंपाउंड है, बट Zn जो है इसमें ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, तो ये सोडियम है, ये Zn है। ठीक है, ये क्या करेगा, सोडियम जो है, अगर आप थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद है तो मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं। ये SN कहीं NCERT में नहीं देता, लेकिन ऐसे होता है। देखिए पूरी रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपके सामने लिख दी है। अगर आप देखें ये ऊपर की तरफ, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका जो Zn है वो Na से कम रिएक्टिव है। Na आपका हाईली रिएक्टिव देन Zn। तो ये क्या करेगा, ये मेटल है, एलिमेंट है, तो ये इस एलिमेंट को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और डिस्प्लेस करने का मतलब उसको उसकी जगह से हटा देगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, हाईली रिएक्टिव मेटल ही लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। मतलब यहां से Zn आपका हट जाएगा। तो हट जाने के बाद क्या बनेगा, तो बनेगा Na2SO4 और साथ में आपका बनेगा Zn। ठीक है, Na2SO4 प्लस Zn। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए Cu है और यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, तब क्या रिएक्शन होगा, तब आप देखिए कि आपको Cu पूरे रिएक्शन में दिख रहा है, कॉपर। तो ये आपका जो कॉपर है ये हाइड्रोजन से नीचे है, Cu जो है वो हाइड्रोजन से नीचे है और H ऊपर है। ठीक है, तो कभी भी कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो दिस रिएक्शन शुड बी नॉट ऑकर्ड। ठीक है, ऐसा रिएक्शन आपका होगा नहीं। ठीक है, तो कभी भी आपका कॉपर H2SO4 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह का रिएक्शन आपको नहीं होगा। ठीक है, अगर एक दो और रिएक्शन मैं लिख लूं, तो यहाँ पोटाशियम है, ये आपका H2SO4 को डिस्प्लेस करेगा, तो बनेगा क्या हमारा, K2SO4 प्लस H2 गैस आपका इवॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपको निकलता दिख रहा है। तो इस टाइप से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। इसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, अब आइए एक और जो है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली क्या होता है, इसमें भी डिस्प्लेस होगा लेकिन डबल है, मतलब दो बार डिस्प्लेस होगा। ये एक बार डिस्प्लेस हो रहा था, अगले वाले में दो बार डिस्प्लेस होगा। तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं। तो देखिए अब जो हमें पढ़ना है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ना है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था। इसमें क्या देख रहे थे कि एक एलिमेंट था, दूसरे कंपाउंड में से उसके एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे जनरली क्या होगा, दो कंपाउंड हो गए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे AgNO3 लिख रहे हैं। AgNO3 कहने का मतलब ये आपका सोडियम नाइट्रेट हुआ और इसको रिएक्ट करवा दिया हमने NaCl से। किससे रिएक्ट करवा दिया है, NaCl से। तो देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट कहने का क्या मतलब कि यहाँ पे जो आयन का एक्सचेंज होगा, दोनों के आयन आपस में एक्सचेंज करेंगे। आयंस कहने का मतलब कि अगर Na प्लस हो गया तो ये Na प्लस आयन फॉर्म किया, Na पे प्लस जो फॉर्म हुआ वो आयन से। Cl माइनस होता है, इस पे जो आपके फॉर्म होंगे वो Cl
माइनस आयंस फॉर्म होंगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस और प्लस वाले को अलग कर देंगे। यहाँ Ag अलग हो गया, यहाँ Na अलग हो गया। Na पे अगर हम बात करें, यहाँ Ag पे अगर बात करें तो Ag प्लस होगा, यहाँ Na प्लस होगा, यहाँ Na3 माइनस, यहाँ Cl माइनस। ये आयंस इस पे फॉर्म हुए। ठीक है, अब आपको काम क्या करना है, इस पॉजिटिव वाले को इस नेगेटिव वाले के साथ रिएक्ट करवा देना। तो हमारा जो टर्म बना वो AgCl बना, और यहां सोडियम बच गया, ये इसके साथ लिखा जाएगा, मतलब NaNO3। तो बहुत आसान है। इसमें जनरली क्या होगा, जो भी कंपाउंड आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके आयंस आपस में क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज कर जाएंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर रिएक्ट एंड एक्सचेंज देयर आयंस, ठीक है, इज नोन एज आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, दो नए आपको अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हुए दिख चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पढ़ाना है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। लास्ट जो हमारा इसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन। इसमें भी देखिए जनरली अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक आपको जनरली फॉर्मूला मैं उसी से रिलेट करते हुए लिखता हूं। एक मान लीजिए आपके पास BaCl2 है और एक आपका Na2SO4। ठीक है, ये आपका बेरियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये दोनों को आपस में रिएक्ट करेंगे। हमने पढ़ा है कि रिएक्शन के बाद जनरली क्या होगा, तो आपका आयंस एक्सचेंज होगा। ये जब टूटेगा तो 2+ बनाएगा, या माइनस बनाएगा, ये भी प्लस बनाएगा और ये 2 माइनस बनाएगा। इसका Ba इस वाले के साथ, इसके नेगेटिव आयंस के साथ चला जाएगा, तो बनेगा BaSO4। ठीक है, और साथ में आपका NaCl, तो दो न्यू कंपाउंड मिले, एक्सचेंज आयंस हुआ और साथ में दो न्यू कंपाउंड मिले। प्रेसिपिटेट कहने का मतलब होता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें वो वाटर में सोल्यूबल ना हो। जो कंपाउंड रिएक्शन के बाद आपके वाटर में सोल्यूबल, वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स जो आपके वाटर बच जाते हैं सॉल्यूशन में, वो आपके प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। ठीक है, दोज रिएक्शन इन विच aqueous solution of two compound on mixing react to form an insoluble compound। ठीक है, तो ये insoluble compound आपका बताया जिसको हम सेपरेट अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये भी कैसे बना, एक्सचेंज ऑफ आयंस के ही थ्रू। तो ये जो एग्जांपल था ये प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल था। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक मैंने लिख रखा है, ये बहुत ही इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में जनरली क्या होता है कि एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके आपका क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। और आप एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जब HCl को NaOH के साथ रिएक्ट किया जाता है तो आपका बनता है सॉल्ट, दैट मीन्स NaCl और वाटर। तो ये रिएक्शन काफी फेमस है और आपने ये क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, अब एक और रिएक्शन हमको पढ़ना है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को हम थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, मतलब पढ़ते हैं, उसको पहले सब रफ कर लेते हैं। पांचों रिएक्शन आपको मैंने पढ़ा दिए हैं जो मेनली हमें पढ़ने थे। अब आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपके लिए न्यू है तो इसको थोड़ा बढ़िया से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो देखिए, अब हमें जो पढ़ना है वो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। रेडॉक्स रिएक्शन कहने का क्या मतलब, देखिए आपके लिए रिएक्शन बहुत ही न्यू है, लेकिन इसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे और आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। आप पूरा वीडियो पहले देखिए। ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन में जनरली क्या आता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ हो। तो पहले, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ठीक है, मतलब रिएक्शंस के बाद जाके उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और अगर हाइड्रोजन रिमूव कर जाएगा तो हम उसको ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे। और अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा है, ये क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन जब आप पढ़िएगा वहां पे आपको अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो चार्ज आता है, आप देखते होंगे प्लस आता है। तो जब भी आपका चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि उसका हम
जनरली अगर हम बात करें तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में हम पढ़ेंगे। तो जब भी आपका नंबर ऑफ चार्ज बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जनरली कोई भी अपने ऊपर जब चार्ज बनाता है, जैसे सोडियम Na+ बनाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही इस पे Na+ बनता है। तो इसको अभी हम छोड़ते हैं। अभी जनरली अगर हम बात करें तो ये दोनों पे काम करना है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए रिडक्शन को अगर बात करें, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिएक्शन के बाद ऐड होता है तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपका रिडक्शन होता है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको बाय एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है जिंक ऑक्साइड और कार्बन का, ठीक है। तो जनरली क्या होगा, जो रिएक्शन यहाँ पे बनेगा वो CO+Zn बनेगा। क्या बनेगा? CO+Zn, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ZnO था और यहाँ CO बन गया, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस ZnO से Zn क्या कर गया, O क्या कर गया, रिमूव किया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहां से रिमूव किया, ZnO से किया। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं आपको। ZnO से आपका वो रिमूव कर गया, ऑक्सीजन आपका रिमूव किया कर गया, और करने के बाद क्या बनाया, Zn बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है, Zn आपको बना रहा है। तो जब ये Zn बना रहा है तो ऑक्सीजन रिमूव कर गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यहां दिख रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होता है, ये रिडक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या हुआ, तो C में CO ऐड हो गया, C से CO बन गया, रिएक्शन के बाद C से CO बन गया। तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा एक टर्म और समझिएगा, जो भी आपका ऑक्सीजन आपका रिमूवल करवाता है, जो रिमूव करवाता है, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और जो आपका ऑक्सीजन ऐड करेगा रिएक्शन के बाद, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। एजेंट कहने का मतलब, तो आप बस इतना याद रखिए कि जिसका आपको रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका आपका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, आप उसको बना लीजिए। तो देखिए यहां पे मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया था। तो यहां पे देखिए, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर गया, सल्फर बन गया, ठीक है। H2S से क्या बन रहा है, सल्फर बन रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और साथ में अगर हम बात करें तो इस SO2 से S बन रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। तो ये रिडक्शन आपको हो गया, ठीक है। अब आपको देखिए, जो आपका ऑक्सीडेशन करवाता था वो रिड्यूसिंग एजेंट होता था, और जो आपको रिडक्शन करवाता था वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, ठीक है। तो आपको बस इस बेसिकली इतना ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पढ़ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में अकर हो रहा है, तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर हम बात करें, हमें पढ़ना है इफेक्ट हमारे एवरीडे लाइफ में क्या होती है, ठीक है। तो देखिए इस बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हम अगर बात करें तो इसका बहुत अलग अलग का प्रभाव होता है। एक आपका कोरिजन होता है, ठीक है। तो जनरली कोरिजन क्या होता है, कोरिजन में जनरली क्या होता है कि कोरिजन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, मेटल पे आपके मेटल जो होते हैं वो धीरे 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 ग्रेजुअली आपके क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, मतलब वो आपके डिकेइंग करने लगते हैं। जैसे हम रस्टिंग एक प्रोसेस पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जनरली क्या होता है कि एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, या फिर अगर हम बात करें तो एसिड के प्रेजेंस में आपका ये धीरे 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 क्या हो जाता है, डिकेइंग करने लगता है, ठीक है। जिसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखिए आयरन है, इसको हम अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, इसको ऑक्सीजन मिला और मान लीजिए कुछ मॉइस्चर मिला, ठीक है।
X.H2O इसको मॉइस्चर मिला। तो ये जो आपका आयरन है, आप देखिएगा कि धीरे धीरे आयरन जो होता है वो डिकेइंग करने लगता है, मतलब रस्टिंग उस पे होने लगती है। वो पहले से जो आपका था वो अब आपका थोड़ा खराब होने लगेगा, उस पे आपका थोड़ा थोड़ा रेड तरह का ऑक्साइड उस पे बनेगा और वो धीरे धीरे डिकेइंग करना कमजोर होने लगता है पहले से। ठीक है, तो ये जो अब रिएक्शन करने के बाद जो चीजें बनेगी वो Fe2O3 और .XH2O बनेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो मेटल्स होता है वो आपका रस्टिंग करने लगता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन का अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो यही इसका फार्मूला भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन। Fe+O2+XH2O जब आपका वाटर में इसमें लगेगा तो आपका ये चीजें होंगी। ठीक है, आप बैलेंस अगर करोगे तो यहाँ Fe2 को 2 करोगे तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल आपका इसमें भी अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रस्टिंग का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब इसके द्वारा हम बच कैसे सकते हैं। रस्टिंग से अगर बात करें, कोरोजन से अगर हम बात करें, तो प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा है, कोटिंग ऑफ आयरन, आप जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलिएगा तो वहां जिंक की कोटिंग की जाती है। ठीक है, तो बहुत तरह का है। फिर हम अगर ग्रेस पेंट ये सब लगाते हैं तो उसके थ्रू भी हम रस्टिंग से बच सकते हैं। लास्ट एक और आपका इफेक्ट पढ़ना है हमें डेली यूज में, रेंसिडिटी। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान देना, रेंसिडिटी क्या होता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी भी आपका स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ वॉइल एंड फैट्स। ठीक है, इसमें भी ऑक्सीडेशन होती है लेकिन धीरे धीरे, ये नहीं कि बहुत जल्दी आपको दिखेगा। जैसे जनरली अगर हम बात करें कि कोई फूड मटेरियल सब लोग बनाते हैं स्पाइसेस टाइप की, ठीक है, जिसमें वॉइल आपका फैट ज्यादा मात्रा में हो, तो वो क्या होते हैं कि तुरंत आपके 1 से 2 दिनों में क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, खराब कहने का मतलब कि उनका स्मेल अलग होता है, उनका टेस्ट अलग हो जाता है। ठीक है, उससे बचने के लिए जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फूड को फ्रीजर में, रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, या फिर उसकी जो आपकी पैकिंग होती है वो काफी टाइट होती है। जैसे अगर हम बात करें, आपने लेस कुरकुरे ये सब खाया होगा, इससे जब गैसेस आपके निकल जाते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस फिलअप किया जाता है। ठीक है, ताकि ये आपका जल्दी से ऑक्सीडाइज ना हो। तो जनरली जब वो एयर्स उसमें से निकल जाते हैं तो जब नेचुरली जाता है तो वो उस फूड को क्या कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी एक स्लो प्रोसेस है जिसमें आपके फूड्स क्या होते हैं, धीरे 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 आपके स्मेल उसमें स्पेलिंग आ जाती है बाय द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये सारा चीज था जो हमने केमिकल रिएक्शन में आज कंप्लीट किया। ठीक है, इससे ज्यादा आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको जितने भी चीजें हैं आपको एनसीईआरटी से करनी है, तो आपको ज़्यादा बढ़िया से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर पाएंगे। वीडियो अगर आप पूरा देखें तो इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।